नमस्कार, क्रिसमस की इस खास पेशकश को लेकर मैं पल्लवी आपके सामने हाजिर हूं। बताएंगे आज के कार्यक्रम में कैसे आप अपना पोर्टफोलियो सुधार सकते हैं और साथ ही बाजार के टॉपिक्स भी आपको बताएंगे। इनफैक्ट बाजार में कुछ नए फंड्स भी आए हैं, उस पर भी एक्सपर्ट की राय हम लेंगे। हमारी इस खास चर्चा में दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा हैं, चीफ फाइनेंशियल प्लानर रुंगटा सिक्योरिटीज, और साथ ही एएमसीज का व्यू रखने के लिए क्वांटम एएमसी के सीईओ जिमी पटेल हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहेंगे करंट मार्केट के मूड से। हर्षवर्धन, पहले आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम पिछले अभी तक का अगर इनफ्लो देखें, म्यूचुअल फंड्स में एक चीज नोटिस की गई कि डेट से ज्यादा इक्विटी की तरफ एक्सपोजर बढ़ा और लोगों के अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी भी बढ़ी है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी हाँ पल्लवी, अगर हम साल 2014 देखें तो एक मेजर जो टर्न अराउंड हुआ था, एक डिफाइनिंग मोमेंट जो इंडिया के लिए था, वो था कि सरकार बदली थी और जो मोदी सरकार आई है वो ग्रोथ एजेंडा उनके माइंड पे एकदम क्लियर है। और आप देखेंगे कि सेंटिमेंट्स, जो इक्विटी मार्केट में सेंटिमेंट्स जो चेंज हुआ है और जो बुल रन चालू हुआ था फरवरी 2014 के आसपास से, तब से हमने देखा है कि जो रिटेल निवेशकों का इंटरेस्ट है इक्विटी मार्केट्स में फिर से जाग उठा है। हालांकि उनको इन्वेस्टमेंट तो बहुत पहले से करना चाहिए था, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो बिहेवियर होता है वो ऐसा है कि जब इक्विटी मार्केट्स बढ़ता है तब निवेशक वापस आके इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये उन्होंने शुरू वापस किया है, तो इसीलिए हमने देखा कि जो जनरल मूड है वो अच्छा हुआ था। दूसरी, अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो एक चीज और अच्छी हुई थी, वो है कि इन्फ्लेशन जो है वो काफी कम हो गया। अगर हम नवंबर 2014 के सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका अगर हम जो आंकड़े देखें वो है 4.38%, जो शुरू में लगभग 7% के ऊपर था। नाउ द होल पॉइंट इज कि अगर ये सारे जो फिगर्स हैं वो अच्छे हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट सॉफ्टनिंग की भी अगर हम बात कर रहे हैं, जो 10 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो 9% के ऊपर ट्रेड होते थे वो आज की तारीख में 8% के नीचे हैं। और रेपो रेट जो आरबीआई का रेट है वो भी 8% है आज की तारीख में। सो 2015 में अगर हम देखें तो आरबीआई भी रेट कट करने के आसार बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। सो एक जनरल फील इक्विटी मार्केट्स की तरफ, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें, क्रेडिट ऑफटेक की बात करें, तो ये सारे जो फिगर्स हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, वो बहुत एनकरेजिंग है कि ये आपको कॉर्पोरेट इंडिया के जो रिजल्ट्स हैं वो शायद 1 साल या 2 साल के अंदर में आपको बहुत अच्छे भी दिखने लगे। सो ओवरऑल मूड अच्छा है। इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से जो इनका एसेट एलोकेशन है उसके बेसिस पे अगर निवेश करते हैं तो उनके लिए डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट करने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इक्विटी में मोमेंटम अच्छा है और सेंटिमेंट अच्छा है। इनफैक्ट जिमी, आपकी राय इस पर मैं लेना चाहूंगी कि अगर हम कंपेयर करें डेट फंड्स को, साल की शुरुआत में बजट में काफी अनाउंसमेंट्स हुए जिसके बाद ऐसा लगा कि शायद बैंक एफडीज की तरफ लोग अब प्रेफर कर रहे हैं, एटलीस्ट जो हाई टास्क प्रैक्टिस में जो पहले आमतौर पर एमआईपीज या और एफएमपीज के रुख करते हैं। अगर हम कंपेयर करें, आपका क्या व्यू है ओवरऑल डेट मार्केट के ऊपर? और जैसे हर्षवर्धन ने भी कहा कि इनफैक्ट अभी करंटली ब्याज दरों में कटौती कुछ संभावनाएं जरूर बढ़ गई हैं अगले महीने होने वाली आरबीआई की पॉलिसी से। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है ओवरऑल, और आपको लगता है कि डेट फंड्स में अभी इनफ्लो इक्विटी के मुकाबले थोड़ा कम है? ओवरऑल आपका व्यू क्या है? और साथ ही पोर्टफोलियो अगर कोई बना रहा है, यंग इन्वेस्टर है, रिस्क भी ले सकता है, क्या सलाह देंगे आप उनको कि एग्जैक्टली कैसे इक्विटी में एक्सपोजर कैसे तय करें? सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर कोई यंग इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है एंड उनकी रिस्क कैपेसिटी भी है, तो एज अ यंग इन्वेस्टर पहले इक्विटी में एक्सपोजर उनका ज़्यादा होना चाहिए। ऑलमोस्ट 50 to 60% एक्सपोजर अगर इक्विटी में हो फॉर अ यंग इन्वेस्टर, इट्स गुड। बाकी बचा थोड़ा 30 to 40 अगेन डेट के अंदर, एंड अगर बैलेंस 15 to 20 गोल्ड में भी होना चाहिए। गोल्ड में इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि गोल्ड हैज ऑलवेज एक्टेड एज एन इंश्योरेंस। जब भी मार्केट्स में तेजी या नमी आई है तभी गोल्ड हैज विस्टूड इटसेल्फ। लास्ट 1 ईयर की बात अलग है गोल्ड के लिए, लेकिन ट्रेडिशनली गोल्ड हैज ऑलवेज एक्टेड एज एन इंश्योरेंस। लेकिन हर एक इन्वेस्टर का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग रहता है। सो हर एक इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो, अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना गोल्स, एंडिंग का गोल्स क्या है वो देख के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। अगर उनका गोल्स बच्चे का एजुकेशन है तो पोर्टफोलियो थोड़ा टिल्ट होगा फिक्स्ड इनकम पे। अगर लॉन्ग टर्म है, मैरिज है एक्सेट्रा बच्चे लोग का, तो थोड़ा इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं।
जिमी, इनफैक्ट अगर और सेक्टोरल risk taking फंड्स पर capacity आई है वांट टू टेक योर व्यू, क्योंकि अगर हम अगर मार्केट की तरफ देखें तो बैंक निफ्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, 18,000 के लेवल को भी हमने क्रॉस किया। और बैंकिंग स्टॉक्स की अगर हम बात करें एंड इन पर्टिकुलर, क्योंकि हम सेक्टोरल थीम की बात मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार काफी ज्यादा अग्रेसिव है, काफी उसमें एक्शन भी होता हुआ दिख रहा है। सेक्टोरल फंड्स में और स्पेसिफिकली बैंकिंग से जुड़े हुए जो फंड्स हैं और इंफ्रा से जुड़े हुए जो फंड्स हैं, उस पर आपकी राय क्या है? और अगर कोई रिस्क लेना चाह रहा है तो क्या सेक्टोरल फंड्स में कुछ परसेंटेज एसेट एलोकेशन करना चाहिए यहां पर? आई वुड से अगर आपका रिस्क कैपेसिटी एकदम ज्यादा है तो ही सेक्टोरल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सेक्टोरल फंड्स एज द वर्ड सजेस्ट इज सेक्टोरियल एंड क्लाइमेट डिपेंडेंट इन दैट सेंस। अगर पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर चलता है तो ही सेक्टोरल फंड्स चलता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, आज की तारीख में देर इज अ बज़वर्ड ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बैंक्स को बढ़ावा मिल रहा है, सो बैंकिंग स्टॉक्स चल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इतना ज्यादा नहीं है तो नॉर्मल लार्ज कैप इक्विटी फंड्स या मल्टी कैप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई हो जाना चाहिए। हर्षवर्धन, आपको इस चर्चा में मैं शामिल करना चाहती हूँ। सेक्टोरल फंड्स पे आपका व्यू क्या है? अगर हम कुछ फंड्स के रिटर्न्स हमने इनफैक्ट निकाले, फ्रैंकलिन इंडिया का, बिल्ड इंडिया जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी में निवेश करता है, एल&टी इंफ्रा, इसके रिटर्न्स देखें तो ये अमंग द टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है अगर पिछले 3 साल का हम रिटर्न देखें। लेकिन जिमी ने जैसे बोला कि रिस्क बहुत ज्यादा है, अभी भी अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। आपका क्या व्यू है एज एन एक्सपर्ट कि अगर कोई अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा है, कितना % इस तरह के फंड्स में डालना सही होगा? वेल पल्लवी, जो मिस्टर पटेल ने कहा वो बहुत सही है कि जो सेक्टर फंड्स होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। तो आप अगर बैंकिंग सेक्टर ले रहे हैं तो उनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट होगा वो बैंक्स के अंदर होगा। सो अगर कोई भी निवेशक है, अगर वो बैंकिंग सेक्टर समझता है और वो उसे ट्रैक कर सकता है कि आरबीआई की पॉलिसीज क्या हैं, उनसे क्या असर होने वाला है, एनपीएस क्या हैं, तो कैसे आपको पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन का इफेक्ट क्या बैंकिंग सेक्टर पे आएगा, तो अगर कोई बैंकिंग सेक्टर को समझ सकता है और ट्रैक कर सकता है तो डेफिनेटली वो एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई और इन्वेस्टर है जिनका स्पेशलिटी टेक्नोलॉजी में है, वो आईटी का सेक्टर ज्यादा बेटर समझते हैं या फार्मा अच्छी तरह समझते हैं, तो ये उनके लिए बेटर होगा कि वो उसी सेक्टर में निवेश करें जो समझते हैं और जो वो ट्रैक कर सकते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये है कि आपने मान लीजिए आपने बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना शुरू किया और सेक्टर फंड्स, क्योंकि हम देख रहे हैं एक पर्टिकुलर व्यू बनता है। लाइक पर्सनली आई वुड से कि अगर हमें 2 या 3 साल का व्यू लेना है तो आई वुड से बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा सेक्टर जिसमें हम निवेश कर सकते हैं, क्योंकि हम उसे समझते हैं, हम उसे ट्रैक कर पाते हैं, आरबीआई की जो नीतियां हैं वो भी हम फॉलो करते हैं। तो इसमें एक जरूरी चीज है कि एक टाइमिंग होती है, जो कभी आपको अगर एग्जिट करना है तो आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए कब एग्जिट करना है आपको। तो टू सम इट अप इन सिंपल वर्ड्स ये है कि अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो का एक परसेंटेज एलोकेट करेंगे, पूरा इन्वेस्टमेंट आप डेफिनेटली एक सेक्टर फंड में नहीं करेंगे। जितनी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है 10 से 20% अगर आप कोई भी सेक्टर में निवेश करते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए। और आपको ये जानना जरूरी है कि कब उस फंड में से एग्जिट करना चाहिए, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ निवेश करते रहना एक सेक्टर फंड में शायद समझदारी का काम नहीं होगा। तो बहुत सोच समझकर कॉशियस अप्रोच यहाँ पर लेनी होगी। कुछ फंड्स नए भी मार्केट में आए हैं, कुछ एनएफओस लॉन्च हुए हैं। हर्षवर्धन, आपका व्यू क्या है? सुंदरम म्यूचुअल ने 2 टैक्स सेविंग फंड्स बाजार में लॉन्च किए हैं। पहला फंड है सुंदरम लॉन्ग टर्म टैक्स एडवांटेज, जिसका लगभग 80 से 100% निवेश इक्विटी में है और इस फंड में 20 मार्च तक निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा सुंदरम ने एक और फंड लॉन्च किया है, सुंदरम टॉप 100। ये क्लोज एंडेड फंड है और इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं 6 जनवरी तक। हालांकि क्योंकि अभी हाल ही में ये लॉन्च हुए हैं, बट ओवरऑल ईएलएसएस फंड्स की अगर मैं बात करूं, आपका व्यू उस पर क्या है कि 3 साल इसमें ऑलरेडी लॉक इन है, लेकिन क्योंकि एक साथ आपको 2 चीजों का फायदा यहां पर मिलता है। ईएलएसएस फंड्स में कोई आपकी पिक रहेंगी जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? क्योंकि अगर हम रिटर्न के लिहाज से देखें तो कुछ फंड्स हमने चुने, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और साथ ही रिलायंस टैक्स सेवर। इन 2 फंड्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया पिछले 3 साल में। इन फंड्स के अलावा और साथ ही इस पर्टिकुलर सेगमेंट पर आपकी राय क्या है? वेल पल्लवी, अगर हम कोई भी न्यू फंड ऑफर की बात करते हैं, आपने सुंदरम का एग्जांपल दिया है कि सुंदरम का टैक्स सेविंग फंड आ रहा है, टॉप 100 एक क्लोज एंडेड फंड है। आपको ये जानना है कि जो भी नया फंड आ रहा है उसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई कॉन्सेप्ट है जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। आपने अगर टैक्स सेविंग की बात कर रहे हैं तो आपने नाम दिए हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है आपका, आपने रिलायंस टैक्स सेवर के फंड चूज किए हैं।
आप और भी दूसरे अगर फंड्स देखेंगे जिनका जो मार्केट में ऑलरेडी 10 इयर्स के अबव हो रह चुके हैं, तो उन्होंने हर मार्केट का साइकिल देखा है, उनका आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपका पास्ट परफॉर्मेंस उनका कैसा रहा है, फंड मैनेजर का बिहेवियर क्या है, आप वो सब ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर एक कोई नया फंड आ रहा है जिसमें कॉन्सेप्ट वही है, तो फिर कोई कारण नहीं दिखता मुझे कि आपको एक नए फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कई स्टोरीज जो जाती है वो ये है कि आपको 10 रुपए की एनईवी पे पैसे आपको इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। हालांकि मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि 10 रुपए की एनईवी कोई सस्ती नहीं है, या एक खाली बेंचमार्क है जो एक स्टार्टिंग लाइन बोलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको कुछ चीज सस्ती मिल रही है। जो आप पैसे देंगे वो अभी आज की तारीख में जाके मार्केट में निवेश किए जाते हैं। तो अगर कोई चीज की कोई प्रोडक्ट है जो पहले से एग्जिस्टेंट है, जिसकी एनईवी अगर 100 रुपए है, तो भी वो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। 10 रुपए कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, आपका जो कैटेगरी की आपने बात की, डेफिनेटली अगर आपको टैक्स बेनिफिट्स लेने हैं, क्योंकि इस साल हमने देखा कि जो जून में बजट दिया गया था नई सरकार की तरफ से, उन्होंने जो 80C की लिमिट है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कर दी है। तो एडिशनली आपको 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें आपको टैक्स बचा सकते हैं। तो ELSS एक कैटेगरी जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को भी आप मैप कर सकते हैं। अगर कोई रिक्वायरमेंट आपकी 10 साल बाद है और आप इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं, तो आप ELSS में कर लीजिए, ताकि वो 10 साल का इक्विटी का पीरियड भी हो जाता है, दूसरा आपको टैक्स बेनिफिट निवेश करने पर भी मिल जाता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एसेट क्लास है, वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन कर सकते हैं और साथ में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट में आपको निवेश करने का सोचना चाहिए, और आपके एसेट एलोकेशन प्लान जो है उसके मुताबिक आपको इसमें डेफिनेटली निवेश करने की एक ऑप्शन मिलता है, और आपको उसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो एक अच्छा ऑप्शन ELSS का जरूर है, पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कर सकते हैं आप, क्योंकि आपका टैक्स भी बचाता है और साथ ही इक्विटी में भी आपका एक्सपोजर ये देता है। लेकिन रिस्क आप कितना ले सकते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि ओवरऑल पोर्टफोलियो आप कैसे बनाएं। हमारे साथ 2 जानकार जुड़े हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौटेंगे और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। क्रिसमस पर हमारी खास पेशकश जारी है और 2 खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ हैं। जिमी पटेल, CEO क्वांटम, और साथ ही हर्षवर्धन रुंगटा भी जुड़े हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। पहले जिमी आपके पास में आना चाहती हूँ, कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। म्यूचुअल फंड्स ने नवंबर के महीने में इक्विटी में ज्यादा और जमकर इनफैक्ट खरीदारी की। अगर हम कंपेयर करें इसे अक्टूबर से, तो सेबी के कुछ नंबर्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अक्टूबर में 62,000 के आसपास, 62,000 करोड़ के आसपास निवेश किया था इक्विटी मार्केट में, लेकिन नवंबर में यह आंकड़ा कुछ बढ़ता हुआ दिखा है। 70,000 करोड़ का निवेश म्यूचुअल फंड्स ने यानी कि AMCs ने किया है इक्विटी मार्केट के अंदर। आपका व्यू क्या है लॉन्ग टर्म में, और इनफैक्ट अभी साल खत्म होने में 3 महीने और रह गए हैं, आपको लगता है कि ये जो हम इनफ्लो देख रहे हैं और नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देख रहे हैं, इनफैक्ट अक्टूबर में भी जो आंकड़ा था देखा हमने कि जो कस्टमर्स की तरफ से यानी कि फोलियो नंबर्स जो बढ़े हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़े। 3.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ इस साल अक्टूबर में कि इतना ज्यादा इनफ्लो एक ही मंथ के अंदर देखा गया। म्यूचुअल फंड हाउसेस भी शॉपिंग कर रहे हैं इक्विटी में, और लोगों के लिए भी अच्छा मौका है SIP में निवेश करने का, क्योंकि अब लास्ट क्वार्टर रह गया है। आपका व्यू क्या है ओवरऑल इक्विटी एक्सपोजर को लेकर, और प्लस ब्याज दरों को लेकर भी आपका हम व्यू चाहेंगे कि अब जो RBI की पॉलिसी आनी है उसमें डेट फंड्स के लिए कितना अच्छा मौका हो सकता है निवेश का, क्योंकि अगर RBI ने पॉलिसी रेट्स में कुछ बदलाव किया, अगर कट करती है यहां पर, तो डेफिनेटली डेट फंड्स अट्रैक्टिव हो सकते हैं। आपका व्यू इक्विटी मार्केट और डेट फंड्स दोनों पर चाहेंगे। इक्विटी मार्केट्स के लिए मैं बोलूंगा कि थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स जो राइज हुई है अब तक, वो राइज हुई है यूफोरिया के ऊपर। अनाउंसमेंट्स हुए हैं, बट देन अगर आप माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो माइक्रो लेवल पे देयर इज नॉट मच ऑफ एक्शन। पॉलिसी अनाउंसमेंट्स अब तक हुई नहीं है, खाली पॉलिसीज डॉक्यूमेंट्स बने हैं, बट फाइनल पॉलिसीज रोल आउट अभी तक हुई नहीं है। इनफैक्ट जस्ट स्टेटिस्टिक्स की बात करेंगे तो 2 दिन पहले एक फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक स्टेटमेंट था कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स हैव नॉट स्टार्टेड, और पब्लिक सेक्टर दैट इज द गवर्नमेंट ओनली हैव टू डू सम इन्वेस्टमेंट्स टू बूस्ट अप कैपिटल इनफ्लोज एक्सेट्रा। सो इससे थोड़ा जाहिर हो रहा है कि अभी तक जो प्राइवेट सेक्टर है उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स नहीं की है। पीपल आर कॉशियस।
industry is cautious. So based on that, investor should also be cautious. अभी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ज्यादा करके एफआईआई मनी पैसा आके markets have gone up, and yes, mutual fund investments have also started, but mutual fund investments have started because during the same period काफी NFOs आए और वो NFOs के में जो पैसा सब्सक्राइब हुए हैं उनका इन्वेस्टमेंट सब हुआ है. But from a retail investor, my word would be, a personal advice would be a little cautious on the equity segment, क्योंकि अब तक काफी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हुई नहीं है. कमिंग टू द डेट सेगमेंट में देयर वाज अ यूफोरिया कि दिसंबर में थोड़ी रेट कट होगी एक्सेट्रा, बट वो हुआ नहीं. अभी नेक्स्ट क्वार्टर जनवरी या मार्च में कटौती की थोड़ी चांसेस है. अगर ऐसा होता है एंड अगर बाय दैट टाइम इवन बाय दैट टाइम पॉलिसी अनाउंसमेंट्स भी होता है, देन बोथ द सेगमेंट्स वुड बी क्वाइट एक्सोटिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट क्वार्टर. डेट सेगमेंट तो एनीवे रेट कट के होप में विल इम्प्रूव, बट देन पॉलिसी अनाउंसमेंट्स अगर होती है गवर्नमेंट की, देन इक्विटी सेगमेंट शुड ऑल्सो इम्प्रूव. So next quarter holds a lot of promise from a retail investor perspective. Lot of promises and lot of expectations. हर्षवर्धन, what's your advice and what's your view कि अगले क्वार्टर में, इनफैक्ट अब पॉलिसी में ज्यादा समय नहीं रह गया, प्रिपरेशंस भी रह गए, बजट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है. कोई मेजर अनाउंसमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार के बजट में, और प्लस डेट फंड्स को लेकर क्या एडवाइस है, और आप अगर एसेट एलोकेशन आपको करना हो अपने किसी क्लाइंट को, आप क्या सलाह दे रहे हैं? अगर एक एवरेज 30 इयर्स इन्वेस्टर हो और लंबे समय के लिए प्लान कर रहा हो, एग्जैक्टली कैसे आप शॉर्ट में बताएं कि एसेट एलोकेशन कैसे करें? वेल पल्लवी, अभी आपने बजट की बात की है, तो बजट से काफी एक्सपेक्टेशंस हैं. सरकार ने अपना मूड बता दिया है कि वो रिफॉर्म्स के पे डटी रहेंगी. अगर हम बात करें अभी तो कोल का जो पास होना था पार्लियामेंट में, वो क्योंकि पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर पाया तो कोल और इंश्योरेंस बिल पास नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी ऑर्डिनेंस के रूट के थ्रू वो उसे लागू करना चाहते हैं. सो मैसेज एकदम क्लियर है कि रिफॉर्म्स और ग्रोथ की बात करने वाले हैं. अगर कोई भी कारण से अड़चन आती है तो उसका कोई अगर दूसरा रास्ता निकलता है तो वो सरकार ढूंढेगी और इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहती है. सो बजट से हम जो देख सकते हैं, बजट एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट का. एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, वो अगले साल की रोड मैप बनाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे. सो बजट से काफी उम्मीदें हैं कि इंडस्ट्री को एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो लाइसेंस राज है या जो भी फॉर्मेलिटीज है, सिंगल विंडो ऑप्शन आपके लिए एक सवाल है. दर्शक काफी समय से वो फोन लाइन पर आपका इंतजार कर रहे हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं. अलग अलग कैटेगरी के फंड्स हमने रिटर्न के लिहाज से सिलेक्ट किए हैं, शॉर्टलिस्ट किया अपने दर्शकों के लिए, लेकिन नीरज इस वक्त फोन लाइन पर है, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं. नमस्कार नीरज, गुड इवनिंग. अपना सवाल पूछे एक्सपर्ट से. नीरज शर्मा, आप सुन पा रहे हैं? जी मैम. जी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी टेलीविजन का वॉल्यूम आप म्यूट कर दें और अपना सवाल पूछें. जैसा हमने मेल में पढ़ा था, आप शायद पहली बार निवेश कर रहे हैं. एग्जैक्टली गोल क्या है, किस पर्पस के लिए रकम जुटानी है? जी जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी फर्स्ट टाइम मैं निवेश कर रहा हूँ और अप्रोक्सीमेट 5 to 10,000 रुपीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. ओके. और अगर अपन देखें तो मेरा सवाल ये है कि मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एसआईपी में एक फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ जाना चाहिए? ऑलराइट. इनफैक्ट हम इसी पर चर्चा भी कर रहे थे. हर्षवर्धन, डेट से कंपेयर ये करना चाह रहे हैं कि एफडी में पैसे डाल दें या फिर अगर 2-3 साल के लिए इन्हें पैसा डालना है, कौन सा फंड ये सिलेक्ट करें? काफी कंफ्यूज्ड हैं. आप इनको शॉर्टलिस्ट फंड्स बताएं और प्लस एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या रखें? वेल नीरज, आप जो निवेश करना चाहते हैं, आपका जो टाइम होराइजन है वो है 2 या 3 साल का. तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इक्विटीज की तरफ सिर्फ 2 या 3 साल के हिसाब से आप 100% अपना जो भी फंड है वो इक्विटी में नहीं कर सकते हैं. आप अपना फंड जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, आप अभी 23 साल के हैं और आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो हम समझ पाए हैं, वो क्लियरली ये है कि आपको अपनी इनकम में से कुछ थोड़ा बचाना है, एक डिसिप्लिन बनाना है. तो बहुत अच्छी बात है. आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 50% आप एक बैंक की रिकरिंग डिपॉजिट में करिए, क्योंकि आप हर महीने करना चाहते हैं तो एक रिकरिंग डिपॉजिट खोलिए. और बाकी का जो 50% है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू एक MIPs, मंथली इनकम प्लान में निवेश करिए. मंथली इनकम प्लान का जो कंस्ट्रक्शन होगा प्रोडक्ट का, वो ऐसा होगा कि 20% लगभग आपका इक्विटी में होगा, बाकी 80% डेट में होगा. तो आप थोड़ा एक्सपोजर इक्विटी में भी ले रहे हैं.
नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। इनफैक्ट रिटर्न्स पे हम कंपेयर करें तो आप रेकरिंग डिपॉजिट में जो आपको रिटर्न मिलेंगे उससे बेहतर रिटर्न आपको इक्विटी के कुछ फंड्स, इनफैक्ट एमआईपीज आपको बताई है एक्सपर्ट ने, जिसका ज्यादा निवेश इक्विटी में नहीं है, मतलब डिपेंडिंग कि आपका प्रोफाइल क्या है और साथ ही आप कितना रिस्क ले पाएंगे। कंपेयर आप जरूर करें। एक साल में लगभग 22% का रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने दिया है। आपको चॉइस दी गई, लेकिन फिर भी आप सोच समझकर ही निवेश करें। आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हर्षवर्धन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया को कीमती समय देने के लिए, और जिमी पटेल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना व्यू रखने के लिए मार्केट्स पर और साथ ही आगे म्यूचुअल फंड्स में कैसे निवेश किया जा सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं रोकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।